हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। आज का टॉपिक है साइको सोशल थियोरी ऑफ डेवलपमेंट। इसी को कहा जाता है एरिक एरिक्सन्स थियोरी, या इसको लाइफ स्पैन थियोरी। लाइफ स्पैन थियोरी भी इसी को कहा जाता है। एरिक एरिक्सन्स थियोरी भी इसी को कहा जाता है। साइको सोशल थियोरी ऑफ डेवलपमेंट किसने दी है, या फिर एरिक एरिक्सन्स थियोरी किसने दी? तो एरिक्सन ने दी है। लाइफ स्पैन थियोरी किसने दी है? एरिक्सन ने दी। और साइको सोशल थियोरी भी एरिक्सन ने ही दी। थियोरी ऑफ डेवलपमेंट भी एरिक्सन ने ही दी है। देखिए, साइकोसोशल थियोरी ऑफ डेवलपमेंट जो है, इसके फादर हैं एरिक एरिक्सन। अगर हम एरिक एरिक्सन की बात करें तो ये इनका जो बर्थ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था जर्मनी में। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। बट इन्होंने सिटीजनशिप जो है अमेरिका की ली थी। ये कहाँ इनकी नागरिकता क्या थी? अमेरिकन, राइट। बाय बर्थ जर्मनी एंड सिटीजनशिप अमेरिकन, राइट। तो देखिए, इसको अब क्वेश्चन आता है कि इसको एरिक एरिक्सन की जो थियोरी है, इसको साइको सोशल थियोरी ऑफ डेवलपमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, इसमें किसी व्यक्ति के पर्सनल, इमोशनल और कल्चरल कह लो या फिर सोशल कह लो, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है एरिक्सन के द्वारा। इसीलिए इसको साइको सोशल थियोरी ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है, राइट। देखिए, जो एरिक एरिक्सन थे, ये फ्राइड के समर्थक थे। काफ़ी टाइम तक इन दोनों ने साथ में काम किया। बट क्या हुआ कि फ्राइड ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, सेक्स मोटिव मीन्स कामुकता, जिसको जो है एरिक्सन ने डिनाई कर दिया था। इसलिए ये नॉन फ्राइडवादी या फिर नव फ्राइडवादी बन गए। इसलिए इनको नॉन फ्राइडवादी कहा जाता है। इसके बाद इन दोनों ने अपने अपने जो भी क्राइटेरियाज थे, अपना अपना काम इन्होंने अलग कर लिया। इन्होंने अलग सा अध्ययन करना शुरू किया साइकोलॉजी को लेके, और जो फ्राइड थे उन्होंने अलग सा किया था, क्योंकि सेक्स मोटिव को लेके इनके बीच में इश्यूज हो गए थे। वहाँ से इनके थॉट्स अलग हो चुके थे, राइट। तो ये था ब्रीफ से इंट्रोडक्शन अबाउट साइको सोशल थियोरी ऑफ डेवलपमेंट। नाउ चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, लाइफ स्पैन थियोरी इसको क्यों कहा जाता है? साइको सोशल थियोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पर्सनल, इमोशनल और कल्चरल या फिर सोशल चीज़ों के बारे में यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन बिठाकर बातें की जाती हैं। इसीलिए इसको साइको सोशल थियोरी ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। एरिक एरिक्सन ने ये दी थी, इसलिए इसको एरिक एरिक्सन थियोरी भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको लाइफ स्पैन थियोरी क्यों कहते हैं? लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? जीवन अवधि। जो एरिक एरिक्सन है, इन्होंने जीवन की अवधि को जो है 8 स्टेजेस में बांटा था, इसीलिए इसको लाइफ स्पैन थियोरी भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए देखिए, लाइफ स्पैन को इन्होंने जो है एरिक्सन ने 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सब में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। खासकर टेट में तो आता ही आता है, राइट। हाँ, कमीशन में यहाँ से थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है कि इन्होंने कहा कि मनुष्य का जो जीवन होता है, ये 8 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। शैशवावस्था से लेकर इन्होंने टिल डेथ तक की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई हैं, राइट। इससे पहले कि हम 8 स्टेजेस को एरिक्सन्स की पढ़े, मैं एक दो चीज़ें आपको और बता देना चाहती हूँ। देखिए, एक टर्म है आइडेंटिटी क्राइसिस। ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस टर्म है, ये भी दी गई है किसके द्वारा? एरिक एरिक्सन के द्वारा। मीन्स एरिक एरिक्सन को आइडेंटिटी क्राइसिस टर्म के लिए ही जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है एरिक एरिक्सन को, राइट। अब देखिए, 1963 में इनकी एक बुक भी आई थी, सॉरी, आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए जो है इनको जाना जाता है। किसको? एरिक एरिक्सन को। 1963 में इनकी एक बुक आई थी। कौन सी आई थी? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। .
ये इनकी बुक आई थी 1963 में, इम्पोर्टेंट बुक है, राइट, जिसमें इन्होंने पूरी लाइफ को 8 स्टेजेस में विभाजित किया था। इसी बुक में जो है इन्होंने क्या किया था, जितनी भी इन्होंने लाइफ स्पैन की स्टेजेस बताई थी उनको यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया था, राइट। तो चलिए देखते हैं स्टेजेस ऑफ 1 बाय 1। फर्स्ट इज विश्वास बनाम अविश्वास, मीन्स ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देखिए हर एक स्टेज में जो है वर्च्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, राइट। इसकी वर्च्यू क्या रहेगी, वर्च्यू, और यहाँ पे एक आधी टर्म हमेशा रहेगी जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसलिए आपने स्टेजेस को ध्यान में रखना है। और खासकर यहाँ पे जो ईयर्स है, कितने से कितने साल का बच्चा आएगा, कितने से कितने साल का मनुष्य यहाँ पे आएगा, ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है आपने। देखिए यहाँ पे 0 से 2 साल का बच्चा आएगा, 0 to 2 ईयर्स जो है फर्स्ट स्टेज रहेगी। विश्वास बनाम अविश्वास, मीन्स ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देखिए ट्रस्ट यहाँ पे पॉजिटिव वे में जाएगा और जो मिसट्रस्ट है वो नेगेटिवली, यहाँ बच्चा फिर पॉजिटिवली वो डेवलप करेगा अगर उसमें ट्रस्ट आएगा। विश्वास कैसे आएगा, देखिए सबसे पहले जो है क्या होता है कि बच्चे को देखभाल करने वाले के साथ प्यार, विश्वास और लगाव विकसित करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो वो उसमें अविश्वास आएगा। विश्वास तभी आ सकता है अगर हम उसकी बच्चे की केयर करें या फिर उसके साथ जो है हम लोग थोड़ी वार्मथ या अफेक्शन, लव दिखाए तो उसमें विश्वास आ जाता है, वो ट्रस्ट करने लगता है। जैसे उसकी माँ है, माँ अगर उसके साथ प्यार से रहेगी, उससे प्यार दिखाएगी, अफेक्शन दिखाएगी, उसकी केयर करेगी, तो बच्चे में एक कॉन्फिडेंस जैसा आ जाता है, उसमें विश्वास उत्पन्न हो जाता है। बट अगर उसको ये सब नहीं मिलता है तो उसमें जो है अविश्वास मीन्स मिसट्रस्ट आता है, जिसके कारण वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 0 to 2 ईयर्स में बच्चा क्या करता है, फीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपने याद रखनी है। 0 to 2 ईयर्स में विश्वास बनाम अविश्वास में बच्चे में फीडिंग की क्वालिटी होती है। देखिए यहाँ पे चाइल्ड नीड्स केयर, वार्मथ, अफेक्शन एंड लव। अगर ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं बच्चे को अगर प्यार मिल रहा है, केयर मिल रही है, उसको अफेक्शन मिल रही है, तो क्या होगा कि उसमें एक होप आएगी, ठीक है। होप के कारण उसमें उसका ट्रस्ट बढ़ेगा अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा। इस टाइम वो अपनी माँ के साथ घुलता मिलता है, तो अपनी माँ के ऊपर उसको होप जगेगी और फिर उससे ट्रस्ट आएगा और वो अच्छे से जो है एडजस्ट कर जाएगा। जो उसका फैमिली का माहौल होगा, उसका आसपास का एनवायरनमेंट होगा, उसके साथ वो वेल एडजस्टेड होगा। अगर ये सारी चीज़ें उसको मिल जाती है तो उसमें होप आती है, और होप आएगी तो उसमें ट्रस्ट भी डिवेल्प होगा और इसी से वो वेल एडजस्टेड होगा, राइट। तो ये थी फर्स्ट स्टेज। इस स्टेज में अगर पॉजिटिवली बच्चे डिवेल्प हुए तो ट्रस्ट आएगा, और यदि नेगेटिवली तो मिसट्रस्ट आएगा। यहाँ पे बच्चे को उनको चिल्ड्रन को जो है यहाँ पे क्या चाहिए होती है, केयर, वार्मथ, लव, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें उसको चाहिए होती है। देखिए ये जो विश्वास बनाम अविश्वास में पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है, साथ में इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, जिससे क्राइसिस आते हैं, मीन संकट की ये स्थिति होती है। यहाँ से बाहर निकलने में माँ का योगदान रहता है, हम लोगों का आसपास के उसके वातावरण का योगदान रहता है। तो यहाँ पे वर्च्यू निकल के क्या आई है, होप। होप तभी आएगी अगर वो पॉजिटिवली यहाँ पे क्या होगा, उसमें ट्रस्ट आएगा, तभी उसमें होप आएगा। ये वर्च्यू है यहाँ पे स्टेज 1 पे, राइट। शॉर्ट वे में अगर मैं कहूँ, पॉजिटिव विश्वास का मतलब यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब है कि माँ बाप का जो प्यार उसको बचपन में उसने एक्सपीरियंस किया वही उसका ट्रस्ट है। बट जो माँ बाप का उसके प्रति गुस्से वाला रवैया रहा, क्रोधित अगर उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहती है, उसके पापा रहते हैं, तो उससे उसको जो है मिसट्रस्ट आएगा, वो नेगेटिव चीज़ है। तो यही इस चीज़ में एक्चुअली में बात है, राइट। सेकेंड स्टेज है स्वायत्तता बनाम शंका या फिर शम, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, डाउट, राइट। इसका जो काल है, अवधि है, वो है 2 to 3 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं इसके अंडर आते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट।
देखिए यहाँ पे बच्चा जो है टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है। टॉयलेट ट्रेनिंग की एज कौन सी होती है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। विश्वास बनाम अविश्वास में जो है फर्स्ट जो थी वहाँ पे बच्चा फीडिंग करता है, यहाँ पे वो उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ पे वो करता है, मीन्स वो टॉयलेट खुद से करना चाहता है, अब खुद करना सीखना चाहता है, राइट। ये जो एज है ये ऐसी एज है कि यहाँ पे बालक शारीरिक गतिविधियाँ जैसे चलना, पकड़ना एट्सेट्रा स्वयं करना चाहता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहना चाहता। देखिए बच्चा क्या चाहता है इस उम्र में, 2 से 3 साल की अवधि के जो बालक होते हैं वो क्या चाहते हैं कि वो जितना भी उसका बच्चे का काम है, छोटे छोटे काम है, वो उसको खुद करना चाहता है। खाना वो खुद खाना चाहता है, जबकि उसकी माँ क्या करती है, उसके पेरेंट्स माँ बाप क्या करते हैं कि नहीं छोटा है, कपड़े ख़राब कर देगा, हम खुद खाना खिलाएंगे। इसी के खिलाफ बच्चा यहाँ रहता है, ये चीज़ उसके साथ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो है ये जो एज है, इस स्टेज में जो है बच्चे की देखभाल में पेरेंट्स को थोड़ा बैलेंस मेंटेन करना होता है। मीन्स ना ज़्यादा देखभाल और ना बिल्कुल ही उसको इग्नोर करना पड़ता है। इससे भी उसमें शेम या फिर उसमें जो है डाउट की चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। थोड़ा बैलेंस करके, ना उसको ज़्यादा गुस्सा करना है, ना उस पर ज़्यादा रोक टोक लगानी है, उसको कुछ एक काम खुद करने देने हैं। थोड़ी बहुत गलती पे उसको डांटना नहीं है। अगर उसको डांटते रहेंगे हर गलती पे, अगर उसको पेरेंट्स डांटते रहते तो उसमें शर्म और डाउट की स्थिति पैदा हो जाती है, उससे बच्चा थोड़ा दब्बू किस्म का हो जाता है। बच्चे को थोड़ी फ्रीडम दें, और अगर बच्चा नेगेटिव साइड रहा तो मीन्स कि अगर उसको बहुत ही ज़्यादा हमेशा बात बात पे टोका जाए, उससे छोटे छोटे काम खुद ना करने दिए जाए, उसको फ्रीडम ना मिली, तो वो नेगेटिव साइड में रहा तो उसमें क्या होगा, उसमें शेम और डाउट डिवेल्प हो जाएगी, ठीक है। इससे जो है अगर उससे काम करने दिया जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ें वो अपने खुद कर रहे हैं, उससे जो उसमें जो है इच्छा जागेगी, वो कुछ विल जागेगी, उसमें कुछ नया करने की और कोशिश करना चाहेगा, वो प्रोत्साहित रहेगा। तो यहाँ पे जो वर्च्यू रहेगी दैट इज़ विल, राइट। इन शॉर्ट अगर हम कहें, देखिए अगर जितनी भी उसकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे चलना, वो खुद से चलना सीख रहा है, या वो खुद से चल नहीं पा रहा है, या उसको टोका जा रहा है हर बात पे, या फिर वो कुछ फिज़िकल वर्क कर रहा है, खाना खाने की खुद कोशिश कर रहा है, उसको डांटा जा रहा है, वो वहाँ पे भी उसको टोका जा रहा है, तो मीन्स उसमें अगर फिज़िकल एक्टिविटीज़ में वो फेल हो रहा है तो उसमें शेम एंड डाउट आ जाएगा। अगर फिज़िकल एक्टिविटीज़ में उसको पास हो जाता है वो, तो उसमें ऑटोनॉमी या फिर फ्रीडम आ जाएगी, राइट। फ्रीडम जो है इसी को कहा जाता है, ऑटोनॉमी को ही फ्रीडम कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे के पेरेंट्स को यहाँ पे बैलेंस रखना चाहिए, उसको ना तो बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहिए, ना तो उससे फ्रीडम छीननी चाहिए। थोड़ी बहुत उसको फ्रीडम चाहिए, और उसको छोटे छोटे जो वो फिज़िकल टास्क कर रहा है वो उसको खुद करने देने चाहिए, राइट। तो ये थी सेकेंड स्टेज। नाउ थर्ड वन इज़ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, मीन्स पहल बनाम दोष या फिर ग्लानि, ठीक है। 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के यहाँ पे एज रहेगी 3 to 6 ईयर्स। इसको कहा जाता है प्री स्कूल एज। कौन सी एज है ये? प्री स्कूल एज, राइट। स्कूल से पहले की अवस्था है, इस टाइम बच्चा स्कूल जाने के लिए अब तैयार हो रहा होता है, राइट। यहाँ पे जो है उसको इस वाली एज को कहा जाता है प्ले एज, राइट। देखिए यहाँ से मोस्ट ऑफ टाइम जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि प्री स्कूल एज कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली टर्म यहाँ पे। प्री स्कूल एज कौन सी होती है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाली जो स्टेज होती है। तो प्री स्कूल एज है 3 to 6 ईयर्स। ये याद रखना है आपने, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे यही है। प्लेज इसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पे बच्चा न्यू एक्टिविटीज़ करना चाह रहा है, नई दिशाओं को खोजना चाह रहा है। यदि चाइल्ड को खुद से नई चीज़ों को खोजने ना दिया जाए तो उसमें गिल्ट या फिर गिल्ट की भावना आ जाएगी। अगर उसको नई एक्टिविटीज़ और नई दिशाओं को खोजने दिया जा रहा है तो उसमें वो पहल करेगा, इनिशिएटिव करेगा, खुद को वो एक्सप्लोर करेगा, चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेगा, मतलब चीज़ों को इन्वेंट करने की कोशिश, नई नई चीज़ें सीखना वो शुरू करेगा, उनको खोजना शुरू करेगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर बच्चा खुद को नई चीज़ों को खोज
खोजने में असमर्थ है या उसको खोजने नहीं दिया जा रहा है, तो उसमें एक गिल्ट सा आ जाता है जिससे वो तोड़-फोड़ मचा देता है, राइट। कहने का मतलब क्या है कि काम करने की पहल वो इस स्टेज में करेगा यदि उसे पहल करने दी जाती है, मीन्स वो जो भी काम करने की कोशिश करता है उसे करने का मौका दिया जा रहा है, उसमें वो चीज़ों को खोज रहा है, तो उसमें पॉजिटिविटी आएगी। अगर वह कुछ नया करने की क्षमता रखेगा, इससे वो जो है कुछ नया करने की क्षमता भी रखेगा। यदि उसे यह ना करने दिया जाए तो मीन्स उसको पेरेंट्स को पेरेंट्स के द्वारा उसको डांटा जाए तो उसमें जो है हीन भावना आ जाएगी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, जिससे वो गिल्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है जब उसको एक्सप्लोर करने दी जाएगी चीज़ें, मतलब पहल करेगा वो, तो उसी से उसमें वर्च्यू आएगी पर्पस की, उसको एक नया पर्पस मिल जाएगा। पहले उसमें एक विल आ गई थी, इससे पहले वाली जो स्टेज थी यहाँ वो छोटे छोटे कामों को खुद करना अब शुरू कर रहा था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, तो वर्च्यू यहाँ पे आएगी पर्पस, और पहले वाले में थी विल, राइट। आई होप आपको ये थर्ड स्टेज भी क्लियर हुई होगी। नाउ फोर्थ स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्राइटी, मीन्स परिश्रम वर्सेस हिंसा। 6 to 12 ईयर्स की ये स्टेज रहती है। यहाँ पे वर्च्यू की बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको समझते हैं। ये जो यहाँ पे जो की पॉइंट है, ये स्कूल एज है, ठीक है। थर्ड स्टेज थी प्ले एज, उससे पहले वाली थी टॉयलेट ट्रेनिंग, और फर्स्ट वाली जो स्टेज थी वो कौन सी थी, वो फीडिंग वाली स्टेज थी। ये है स्कूल एज, राइट। हाँ देखिए, थर्ड में जो है डू दिस डू नॉट दिस, अगर उसमें ये चीज़ें रही, डू दिस ऐसा करो वैसा मत करो, ऐसा करो वैसा करो, ये डू दिस और डू नॉट दिस वाली अगर चीज़, कई बार एग्जैक्टली क्वेश्चन ये लाइन लिख के दी जाती है, डू दिस डू नॉट दिस, ये कौन सी स्टेज में आता है, तो ये आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में। डू दिस अगर उसको करने दिया जा रहा है, नई चीज़ों को खोजने दिया जा रहा है, एक्सप्लोर करने दिया जा रहा है, तो वो पॉजिटिवली वहाँ पे डेवलप करेगा। अगर उसको डू नॉट दिस हर चीज़ में टोका टाकी फिर से उस पर रही, तो उसमें गिल्ट आ जाएगा और नेगेटिवली वो यहाँ पे नेगेटिविटी उसमें आ जाएगी, वो डेवलप अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो गिल्ट में रहेगा, राइट। तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्राइटी है, परिश्रम वर्सेस हीनता। देखिए इस स्टेज में बच्चा जो है यहाँ से परिश्रम करना शुरू करेगा, क्योंकि ये एज ही स्कूल एज है, बच्चा यहाँ से स्कूल जाना शुरू कर देता है, और इसी को लेटर चाइल्डहुड कहा जाता है। इस स्टेज को कौन सी क्या कहा जाता है, लेटर चाइल्डहुड इसे कहा जाता है, और स्कूल एज ही होती है। इसमें बच्चा अब स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, स्कूल में बहुत सारे गेम्स होमवर्क उसको दिया जाता है, उसके टीचर उसको नए नए स्किल्स स्कूल में सिखाते हैं, हर चीज़ वो यहाँ पे हर एक गेम्स में अपना पार्टिसिपेशन देना चाह रहा है, तो वो ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे करता है, पार्टिसिपेशन, गेम्स, होमवर्क, कॉम्पिटेंसी। तो ये सारी कॉम्पिटेंसी मीन्स वो कंपटीशन की भावना अब यहाँ पे उसमें आएगी, तो इससे जो है उसमें परिश्रम की इंडस्ट्री की भावना उसमें जागृत होगी। मीन्स अगर बच्चा जो है, मान लीजिए स्कूल में उसकी टीचर उसको कोई लेसन पढ़ाती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर उस बच्चे को अच्छे से समझ आ रहा है, उससे रिलेटेड वो आंसर सॉल्व कर पा रहा है, तो उसमें जो है इंडस्ट्री की भावना उत्पन्न होगी, वो पॉजिटिवली यहाँ पे डेवलप करेगा, पॉजिटिव रहेगा वो चीज़ों को। देखिए हर एक स्टेज में बात वही है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव साइड में जा रहा है तो वो हर चीज़ से पिछड़ता जा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बैठता जा रहा है। हर एक स्टेज में एक्चुअली में मेन मोटो यही है, अगर उसको पॉजिटिवली डेवलप किया जा रहा है, उसको नरिश किया जा रहा है, तो वो पॉजिटिवली डेवलप हो रहा है और वो वहाँ पे डेवलप हो रहा है, बस यही है यहाँ पे। तो उसमें इंडस्ट्री की भावना कैसे आएगी, जब उसके टीचर उसको क्या दे रही है, होमवर्क जो उसको कराया गया स्कूल में, उससे रिलेटेड उसने सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए, जो प्रॉब्लम्स उसने सॉल्व कर ली, तो उसमें परिश्रम की भावना आएगी। बट अगर बच्चा उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसमें जो है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो वो इंफ्रियोरिटी या हीन भावना उसमें आ जाती है, ठीक है। अगर बालक ये सब ना कर पाए तो उसमें हीनता आ जाएगी, ठीक है।
तो मीन्स पार्टिसिपेशन, गेम्स, होमवर्क हो या फिर कॉम्पिटेंसी हो, तो सारी चीज़ें उसमें, अगर उसमें वो उन सब चीज़ों में खरा उतर रहा है तो वो उसमें क्या आ जाएगी, इंडस्ट्री आ जाएगी, उसमें परिश्रम की भावना आएगी, उद्योग की भावना आएगी। अगर बच्चा इन सब चीज़ों को नहीं कर पाता या उसे करने से टोका जाता है तो उसमें नेगेटिविटी आ जाएगी। देखना, कुछ एक टीचर्स हमेशा टोका टाकी बच्चों को डांटते रहते हैं। अगर टीचर्स उन्हें डांटेंगे या पेरेंट्स घर में डांटेंगे तो उनमें हीन भावना आना डन है। तो वह उसके बाद क्या होगा, फिर वो डरा हुआ महसूस करेगा और उसको बार बार डांटा टोका जा रहा होगा, जिससे उसमें हीनता आना ऑब्वियस है। अगर बच्चा पॉजिटिवली यहाँ पे डेवलप हो रहा है, मीन्स वो पार्टिसिपेशन अपना अच्छा दे रहा है, गेम्स में भी पार्टिसिपेशन दे रहा है, अपनी होमवर्क भी कर रहा है, कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसमें इंडस्ट्री आएगी और जिसमें उस यहाँ से डिवेल्प होगी कॉम्पिटेंसी की भावना। मीन्स यहाँ पे वर्च्यू रहेगी कॉम्पिटेंसी, राइट। तो ये थी फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। देखिए, फोर्थ स्टेज जो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। 12 to 18 ईयर्स की ये स्टेज है, ठीक है। इसमें पहचान वर्सेस भ्रांति की ये स्टेज है। इसमें जो है बच्चा अब एडोलेसेंस में आ जाता है, अपनी चाइल्डहुड को छोड़ के अब वो एडोलेसेंस की स्टेज में आना शुरू हो जाता है। तो पीयर रिलेशनशिप्स के बारे में यहाँ पे बात की जाती है, राइट। और एडोलेसेंस की ये स्टेज होती है, राइट। यहाँ पे जो है मेन जो इम्पोर्टेंट है, आइडेंटिटी क्राइसिस बच्चे को रहता है। मीन्स यहाँ पे बच्चा खुद को पहचान देना चाहता है, वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है। वो हर एक रिलेशनशिप को यहाँ पे डिवेल्प करना चाहते हैं। वो फिर फीमेल का मेल के साथ या मेल का फीमेल के साथ रिलेशन डिवेल्प करना हो, 12 to 18 ईयर्स में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है ये भी। बालों को प्रोफेशन, जेंडर रोल, पॉलिटिक्स या एंड रिलीजन को पाना होता है यहाँ पे स्टेज में। यहाँ पे उसको यही क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहता है कि हु एम आई, राइट। यदि बालक खुद को पहचान ना कर पाए तो उसे रोल कन्फ्यूज़न रहता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। उसको अपना रोल, अगर उसे खुद को ही पहचान नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो रोल कन्फ्यूज़न में रहता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को पता हो गया कि क्या करना है। अगर उसको अगर बच्चे को ये पता हो कि उसे क्या करना है, उसमें कितनी क्षमता है और उसे क्या बनना है, वो अपने करियर के बारे में सोच रहा है, वो अपने रिलेशनशिप के बारे में यहाँ सोच रहा है, पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहा है, अपने धर्म के बारे में सोच रहा है, जेंडर रोल के बारे में सोच रहा है। अगर उसे ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो उसमें उसमें आइडेंटिटी आ जाएगी। अगर बच्चा खुद को पहचान नहीं पाता और अपनी पहचान को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहता है तो उसमें कंफ्यूजन रहेगा। और अगर वो खुद को पहचान रहा है तो उसमें फिडेलिटी मीन्स निष्ठा आएगी। तो वर्च्यू भी यहाँ पे क्या है, फिडेलिटी, राइट। तो नेक्स्ट है स्टेज 6 है। नेक्स्ट इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, मीन्स घनिष्ठता वर्सेस अकेलापन। ये है 18 to 35 ईयर्स की यहाँ ये स्टेज है। इसमें जो है ये कि इसमें एडल्टहुड की ये अवस्था होती है। इम्पोर्टेंट है एडल्टहुड। अगर देखिए, इंटीमेसी का मतलब है इंटीमेट रिलेशनशिप। यहाँ पे बच्चे के रहेंगे, करियर उसका बना हुआ होगा, शादी उसकी हो चुकी होगी, उसके बच्चे भी हो चुके होंगे, ये सारी चीज़ें उसके यहाँ पे हो गई होंगी। तो उसमें क्या होगा, उसमें घनिष्ठता आएगी तो वो पॉजिटिव, तो यहाँ पे वो सकारात्मक मतलब पॉजिटिव रहेगा। बट अगर वो कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पा रहा है, ना ही वो करियर अपना सेट कर पाया, ना वो शादी कर पाया, ना वो बच्चे कर पा रहा है, वो कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं कर पा रहा है, तो वो आइसोलेट हो जाता है। वो समाज के साथ भी जुड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो एक कह सकते हैं वो स्ट्रेस की अवस्था में यहाँ पे बच्चा रहता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को, फ्यूचर को देख के यहाँ पे हमेशा टेंशन में रहेगा और किसी से बात करना उसको पसंद नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से वो अकेलेपन का शिकार होगा। अगर रिलेशनशिप ना बन पाए तो अलगाव आज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, मीन्स उत्पादकता वर्सेस ठहराव। ये एज है 35 to 65 ईयर्स। मिडल एडल्टहुड इसको कहते हैं। भावी पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यहाँ पे
आदमी यही सोचता है, पर्सन यही सोच रहा है कि जो पीढ़ी है यहाँ उसकी इस एज में बच्चे हो जाते हैं, उसके स्कूल में पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उसके जो बच्चे हैं, भावी पीढ़ी है, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनके करियर पर, उनकी पढ़ाई लिखाई जो भी है उस पर कैसे फोकस किया जाए, what they have generated for their family। और इसके साथ साथ मनुष्य, अब एक आदमी जो है वो ये भी सोचता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मैं पर्सन ह्यूमन की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो ये भी सोच सकता है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए क्या करके दिया है, राइट। तो इसके बारे में भी आदमी यहाँ पे सोचता है। देखिए, अगर ये सब नई भावी पीढ़ी को कैसे बढ़ाया जाएगा, अगर इन सब ये जो क्वेश्चनिंग वो खुद से ही कर रहा है कि मैंने क्या अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए किया, या फिर मैं अपने बच्चों को आगे कैसे बढ़ाऊँ, या फिर मैं वेल सेटल्ड हूँ या नहीं हूँ, अगर उसको उसके आंसर नहीं मिलते हैं तो खुद को वो एक रुका हुआ सा फील करने लगता है, जिससे उसमें क्या आ जाता है, उसमें स्टैग्नेशन आ जाती है, मीन्स ठहराव सा आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे इस अवस्था में उसकी जो है उसको ये होना चाहिए कि उसने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ यहाँ पे छोड़ा हुआ है, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, उनकी स्कूलिंग के लिए अच्छी सी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन, अच्छी लाइफ उनको दे पा रहा है। अगर ये हो रहा है तो उसमें उत्पादकता मीन्स जनरेटिविटी आएगी। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो उसमें स्टैग्नेशन आना फिक्स है, राइट। लास्ट स्टेज है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, मीन्स सनिष्ठता वर्सेस निराशय। ये जो है 65 अबव की टिल डेथ तक की जो एज होती है उसी को वो इसके अंडर आती है, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसको कहा जाता है लेट एडल्टहुड। जीवन पर प्रकाश ये डालेगा यहाँ पे, यदि लाइफ से सेटिस्फाइड हुआ तो सनिष्ठता, और यदि नहीं हुआ तो निराशा मीन्स निराशा उसके हाथ लगेगी। कहने का मतलब है बच्चा यहाँ पे जो है आदमी देखता है कि मैंने अपने जितना भी उसने अभी तक किया, क्या उसने अच्छी चीज़ें की, क्या बुरी की, क्या उसने अपनी फैमिली के लिए किया, क्या नहीं किया, उसने जो अपना करियर चुना था उसमें वो सक्सेसफुल हो पाया या नहीं, जितनी उसने अपनी विल रखी थी उसको वो अचीव कर पाया या नहीं, अपनी लाइफ से वो सेटिस्फाइड है आज जहाँ पे भी है। यदि हुआ तो वो क्या होगा, फिर ईगो इंटेग्रिटी होगी उसके, अपने ईगो को वो सेटिस्फाई कर चुका है यहाँ पे। यदि ऐसा नहीं होगा तो वो बहुत उसके हाथ में जो फिर निराशा लगेगी, वो निराश रहेगा, राइट। ये थी 8 स्टेजेस। कौन कौन सी थी? फर्स्ट स्टेज वॉज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड थी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउटफुल, तीसरी थी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और फोर्थ जो स्टेज थी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, फिर थी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, सिक्स थी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, फिर थी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और लास्ट जो स्टेज थी वो थी ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये था एरिक्सन की जो थ्योरी थी, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे, जितनी भी उसकी थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी, या जो एक टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।